नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोला में बीजेपी का कमल खिल गया है और सपा की साइकिल पंचर हो गई है। गोला गोकरणनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। एक सीट के नतीजे सियासत पर वैसे तो कोई बड़ा फर्क नहीं डालते, लेकिन कभी कभी संदेश बहुत बड़ा होता है। सियासत में संदेश और प्रतीक बहुत मायने रखते हैं और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश है जो देश के सियासत में दखल रखता है और जिस दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, उस उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि सियासत में अगर जुकाम लखनऊ को हो तो छींके दिल्ली तक आती हैं। लखीमपुर की गोला गोकरणनाथ सीट से अरविंद गिरी दिग्गज नेता थे। 1996, 2002, 2007, 2017 और 2022 में वो यहां से चुनाव जीते। 3 बार सपा से और 2 बार भाजपा से, लेकिन 2022 के चुनाव में जीत के बाद उनका निधन हो गया। उनको इस सीट पर बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं सपा ने 2012 में जीते विनय तिवारी को टिकट दिया। उपचुनाव में जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, खुद सीएम ने कमान संभाली, तो वहीं सपा के खेमे में प्रचार के दौरान ही सन्नाटा देखा। कांग्रेस और बसपा ने तो सियासी समर में उतरने से पहले ही हार मान ली। दोनों दलों ने चुनाव से दूरी बना ली। मुकाबला सपा और भाजपा में ही हुआ और ये जीत जहां भाजपा के उत्साह को बढ़ा गई, तो वहीं सपा के लिए निराशा वाली खबर है। बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद है। अब सामने है मैनपुरी का लोकसभा चुनाव उपचुनाव और रामपुर का विधानसभा उपचुनाव। मैनपुरी मुलायम सिंह के निधन की वजह से खाली हुई है, तो वहीं रामपुर आजम खान की सदस्यता खत्म होने की वजह से। सियासी माने निकालने की कोशिश करें तो गोला का बहुत ज्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन सियासत में मनोवैज्ञानिक हार भी कई बार प्रभावित करती है। यूपी में इन दिनों निकाय चुनाव का माहौल बिल्कुल बनने लगा है। गलियों में, चौराहों पर, चौबारों पर और सड़कों पर हर जगह पर दावेदारों की तस्वीरें नजर आती हैं और ऐसे में बीजेपी तो बूस्टअप है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से ध्वस्त नजर आता है। बात अगर संगठन की करें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी अपनी पहली परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये पहला चुनाव था जो अखिलेश उनके बिना लड़े थे। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन अखिलेश नाकाम हुए। सपा का संगठन नाकाम हुआ। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जीत की वजह आखिर क्या है, सपा की हार के कारण आखिर क्या है, और इसी खास मुद्दे पर कई खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोला के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी पर जो आपने भरोसा व्यक्त किया है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। हम सब मिलजुल करके गोला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी की बड़ी जीत हुई। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमन गिरी को प्रत्याशी के रूप में जिताने का काम किया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव 22 फरवरी में जीता था, इस बार फिर उन्होंने ही जीता है। उन्हीं का चुनाव है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं। और जनता की तो जीत है ही है, सबका साथ रहा है, सबका विश्वास रहा है। तो पूरे गोला विधानसभा क्षेत्र के हर एक कार्यकर्ता की, हर एक निवासी की जीत। गोला गोकरणनाथ सीट पर माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों का परिणाम है, जो हम रिकॉर्ड मतों से हमने जीत हासिल की है। गिरी बहुत योग्य लड़का है और जितने भी अपने पिताजी के सपने उन्होंने संयोग रखे थे, उनको पूरा करने का काम करेगा और जनता ने पूरा मन भर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। और तो देखिए, बीजेपी जबरदस्त और विपक्ष पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया है और आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ में, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत सर आपका और साथ ही बहुत बधाई भी आपको जीत के लिए। चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका भी। डॉक्टर मनोज पांडे जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नावेद शिको हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, और अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चंचल यादव जी, कोई ऐसा हथकंडा नहीं था, कोई ऐसा आरोप नहीं था जो आपने नहीं मढ़ा, फिर चाहे ईवीएम बेवफा हो जाए,
या आपके जो अधिकारी थे उनकी छुट्टी पर भेज देने की बात हो, सब कुछ कह डाला, लेकिन आज नतीजे साफ हो गए। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो ये जो उपचुनाव जो होता है, ये जो चुनाव हुआ है, चूँकि देखिए वहाँ पे जो सीट खाली हुई थी बीजेपी के जो थे पूर्व विधायक, जो मतलब जो विधायक थे, उनकी डेथ की वजह से सीट खाली हुई थी। सहानुभूति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चूँकि वो कई बार वहाँ से विधायक भी रहे हैं अगर आप देखें तो मेरा कहने का मतलब एक सीट से आप बहुत सारी चीज़ों का आकलन लगा सकते हैं, लेकिन जो आप आरोप मढ़ने की बात कर रही हैं, आपके चैनल से लेकर के अधिकतर सारे चैनल ने चलाया था कि किस तरीके से प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी ने, मतलब जो यूपी की सरकार है, मतलब समझिए कि एकदम आखिरी चरम पे इन्होंने एन केन प्रकरण, आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हो रही थी किस तरीके से लिफाफे बांटे जा रहे थे। मतलब पैसे का सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। फिर भी अगर आप देखें वहां पे जो जनता ने हमें जो वोट दिया है, जो सम्मान मिला है, उसके बाद भी हम लोगों के वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई है, पहली चीज। दूसरी बात जो देखिएगा, दूसरी बात करें आप तो बसपा और जो बीजेपी का जो एक गठजोड़ है इंटरनल, ये भी एक बार फिर से जनता के सामने जो है आपके सामने आया है। अगर आप देखें, अगर मैं आपको ले चलूं वापस, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो वही बहन जी हैं जो चुनाव नहीं लड़ाती है, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, लेकिन रामपुर उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। सेम तो इसी तरीके से ये बीजेपी जो क्या नाम है, जो बहन जी का जो बसपा का जो इंटरनल जो गठजोड़ है बीजेपी के साथ में, आज ये इस चुनाव जो उपचुनाव रिजल्ट आया है, इस पूरे देश में लोग जान गए कि बहन जी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इंटरनल सपोर्ट कर रही है। चंचल जी देखिए, आप अभी भी मैंने जब आपसे सवाल किया तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर उनके यहाँ पर कहां पर कमी रह जा रही है। आप अभी भी बहन जी ने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, अगर आप ये एक्सक्यूज देते रहेंगे ना, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कैसे समाजवादी पार्टी एक्टिव हो पाएगी? निश्चित तौर पे मैं आपकी बात जो हम लोग चुनाव में हम लोग हार हुई है उसकी भी समीक्षा की जाएगी, उसमें भी जो कमियां हैं नो डाउट उसको हम लोग जल्द ही जो है क्या नाम है वो मिल भी जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में भी हम लोग जो है जो भी चीजें होंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए वहां पे उपचुनाव की बात हो रही है, आप जो रिजल्ट आया है उस चीज को अगर आपको फील करने की जरूरत है, मैंने आपको उदाहरण बताया, आपके सामने मैंने रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट का मैंने एग्जांपल आपको दिया। बहन जी ने अपना प्रत्याशी जो है आजमगढ़ लोकसभा सीट से, सर रामपुर हो या आजमगढ़ हो, आप कौन सी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो सीटें जो आपका गढ़, आपका किला कही जाती रही, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मजबूती के साथ उसको भेदा, और आप कह रहे हैं कि बहन जी के वोटर्स से फर्क पड़ा। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपने ही किलो जो आपका गढ़ कहलाती है उन सीटों पर, तो मुझे लगता है फिर तो कहां पर आपको बहन जी से डालेंगी। आप देखिए, मैंने बताया आपको ना, मैंने आपको बताया, यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, कि देखिए इस चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके बीजेपी के लोगों ने, मैंने बताया कि आप देखिए किस तरीके से आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंत्री से लेकर के गाड़ियों में पैसे बट रहे थे। आप देखो आम जो एक जाति विशेष के लोगों को जो है चुनाव से बाहर कर दिया गया, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया, आपके चैनल ने चलाया था, ठीक है, हो गया। क्या इतना बड़ा जो है चुनाव आयोग जो है धृतराष्ट्र की तरह मूक दर्शक बना बैठा था? देखिए ये सारी बातें तो आप पहले भी कह रहे थे, ये सारी बातें अगर सिर्फ चुनाव आयोग पर आप सवाल उठाते रहे, ठीक है चंचल जी, ठीक है, मैसेज भी दिया था पूरा बकायदा में, ठीक है, आपके पास लिखित आपत्ति दायर करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, आपके पास आएंगे। तो देखिए अगर इस तरह का आप अगर एक वो लेकर चलेंगे कि आपको चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा देना है हर एक हार के बाद, तो फिर तो मुझे लगता है जब तक सरकार बीजेपी की है तब तक आपके पास एक बिल्कुल रेडीमेड बहाना है अपनी हार को स्वीकार रेडीमेड बहाना नहीं। देखिए उपचुनाव मैंने आपको बताया कि सहानुभूति का भी चुनाव था ये, और ये इस सीट एक सीट से बहुत कुछ बढ़ने बिगड़ने नहीं जा रहा। चंचल जी अभी आपके पास वापस जनता का माइंडसेट होता है कि भाई चलो ठीक है उपचुनाव है, एक सीट से जो प्रत्याशी जो है उसकी डेथ हुई है उसकी जगह किसी को वोट देना है, तो कम से कम लोग प्रेफरेंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर भी सवाल आपसे करूंगी, इस पर सवाल आपसे करूंगी, सिंपैथी की आप बात कर रहे हैं, इस पर भी आपसे सवाल करूंगी, और मेहमान जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत कर लेते हैं और साथ ही उनको भी जोड़ लेते डिबेट में। अब कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है। कृष्ण मोहन जी बहुत स्वागत आपको और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको आज की जीत के लिए। बहुत सारे आरोप लगाए, अभी भी आरोप ही लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल जी, कुछ कहेंगे आप, क्योंकि अब तो जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन क्या जो आरोपों की बात हो रही है इस पर कुछ कहेंगे? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो आप सबको बधाई इस जीत के लिए, और ये जीत एक व्यक्ति विशेष एक पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये जीत संविधान की जीत है, ये जीत उन गरीब कल्याण योजनाओं की है जो आज तक 70 वर्षों में लोगों के पास नहीं पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से
लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंची, ये उसकी जीत है। ये जीत विकासवाद की है, ये जीत राष्ट्रवाद की है। इस देश में इस जीत ने यह तय कर दिया कि यदि आप विकास करते हैं, सामाजिक मुद्दों को छूते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की परिकल्पना को साकार करते हैं, समाज में अंतिम व्यक्तित्व, समाज में दबे कुचले व्यक्तियों के उनके जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार जो भी हैं उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सत्ता में बने रहेंगे, जनता आपको स्नेह और प्यार देगी। एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि हमने ढेर सारे हथकंडे अपनाए, सरकारी हथकंडे अपनाए। हम मात्र 32,000 वोटों से जीते हैं। 32,000 वोटों से यदि हम जीतते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग 89,000 वोट हमारे समाजवादी मित्र भी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी पाए हैं। यदि 89,000 वोट हम अपने सारे हथकंडों का प्रयोग करते तो 89,000 वोट ये कहां से पाते। रही बात, वोट जो जनता देती है, व्यक्ति विशेष नहीं देता है। और यदि जनता ने वोट किया है तो निश्चित तौर पर यह विकास के नाम पर वोट हुआ है, यह राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हुआ है, गरीब कल्याण के नाम पर वोट हुआ है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों पर, उनके किए गए बेहतर कार्य का ये के नाम पर वोट हुआ है। और ये जीत ये तय करती है कि आने वाले समय में इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। ना अब इस देश में गुंडा राज चलेगा, न अपराध चलेगा, न भ्रष्टाचारियों का कोई जगह होगी। इस उत्तर प्रदेश में अब दंगे की कोई जगह नहीं होगी। यही उत्तर प्रदेश था जहां पे 750 दंगे होते थे। यही उत्तर प्रदेश था कि रेप के चार्ज का आरोपी मुख्यमंत्री के साथ घूमता था, एफआईआर तक नहीं होती थी। हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी होती थी। अब वो उत्तर प्रदेश बदल चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इस उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में है। ठीक है, आप अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्वीकार कर रही है। जी कृष्ण जी, आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप ही अपराध में संलिप्त हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाने की बात कही, फिर चाहे वो पुलिसकर्मियों की छुट्टी की बात हो या ईवीएम बेवफा हो जाए, तो खैर पुराना रोना है। जो भी पार्टी आमतौर पर चुनावों में होती है वो ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े कर देती है। खैर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है डॉक्टर मनोज पांडे जी। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। वैसे तो किसी सीट पर उपचुनाव हो, उसके नतीजे बहुत बड़ा असर नहीं डालते, खासतौर पर जब बहस एक सीट पर हो रहा हो, लेकिन ये सीट बहुत अहम हो रही थी। एक तरफ नाक की लड़ाई चल रही थी, बीजेपी एक तरफ अपना रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना एक बूस्टअप के तौर पर काम करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप आज के नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव है आखिर में, और 24 के लिए तो बहुत दम भर रही थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर एक सीट पर उपचुनाव में जीत नहीं मिलती है तो ऐसे में समर्थकों को कैसे उनके अंदर का जोश जज्बा जिंदा रखेंगे? देखिए, जो उपचुनाव हुआ है लखीमपुर का गोला का जी, तो उत्तर प्रदेश का, हम लोग अब देश के परिप्रेक्ष्य में बात न करें, कई सीटों पर चुनाव हुए हैं, अलग अलग नतीजे आए हैं, हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि जो पूरी राजनीति है वो दो धुरी में बच गई है। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी। इससे इनकार अब नहीं किया जा सकता। अब बात जीत और हार की आती है, तो भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से जिसकी सरकार होती है वो चाहता है कि हम उपचुनाव न हारने पाए, क्योंकि उपचुनाव का हार देखिए, आप कह रहे हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा सरकार के ऊपर असर, ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर असर नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। यदि उपचुनाव भी सरकार हार जाती है तो उपचुनाव का बहुत बड़ा संदेश जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें राजनीतिक रूप से, तो बसपा का, कांग्रेस का तो बहुत औचित्य बचा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बूथ तक है नहीं। अगर वोट का परसेंटेज किसी के पास है तो वो है बसपा के पास, और बसपा का वोट, चाहे वो अभी चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, उसमें भी आप देखिए बसपा बहुत पीछे चली गई, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला रहा। और वर्तमान में भी अगर आप देखें तो बसपा आजमगढ़ में चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी की हार भी हो गई और बसपा को अच्छा खासा वोट भी मिला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बसपा जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, और बसपा का चुनाव लड़ना या न लड़ना दोनों, जैसे उपचुनाव में चुनाव वो नहीं लड़ी है बसपा, तो बसपा का नुकसान अधिक हुआ कम हुआ ये अलग प्रश्न है, क्योंकि बसपा धीरे धीरे कांग्रेस की तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हाशिए की तरफ बढ़ रही है। अब बसपा का, अब प्रश्न ये है कि जो बसपा का वोट है, बसपा का एक वोट है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो निश्चित रूप से वो एक लुभाने का प्रयास करेगी। सत्ता के पास संसाधन होते हैं, मैं ये नहीं कहता संसाधनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन संसाधन होते हैं, संसाधन से निश्चित रूप से जिसकी सरकार होगी
उसके पास संसाधन होते हैं, यदि उसका नेता दूरदर्शी है तो उन संसाधनों का प्रयोग करता है। तो एक दूसरा, अगर आप चुनाव देखें, अब तो नेताजी श्रद्धेय हो गए, स्वर्गीय हो गए, श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन नेताजी एक चीज़ पर बड़ा जोर दिया करते थे, चर्चा पर्चा और खर्चा। और नेताजी वाकई में नेताजी के समय अगर गोला में चुनाव हो रहा होता तो चुनाव जीतते या हारते, नेताजी निश्चित रूप से गोला जाते। नेताजी का स्वभाव था। नेताजी, देखिए नेताजी तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नेताजी की तरह चर्चा पर्चा और खर्चा तीन पर जोर देना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी को बड़ा स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ पाएगा तो वो समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को दूसरी बात तरफ ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट अधिक है उसमें से जो बसपा का वोट है, देखिए अब कांग्रेस के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, बचा है तो बसपा का वोट है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो समाजवादी पार्टी अगर बसपा के वोटों की तरफ अगर ध्यान देगी और नेताजी जैसे नेताजी किया करते थे, अगर नेताजी के पद चिन्हों पे चलेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कड़ा मुकाबला होगा, ये तय मान के चले। क्योंकि अगर आप चुनाव के नतीजे देख लें, हार जीत अपनी जगह होती है, तो समाजवादी पार्टी को भी 90,000 के करीब वोट मिला है। इसका मतलब कि वोटों का परसेंटेज कहीं नहीं गिरा है। अब बसपा का वोट है जो उधर की तरफ चला गया है, तो एक हार दिखाई दे रही है। डिसाइडिंग फैक्टर दूसरा उपचुनाव था, और चूंकि उपचुनाव जो है किसी विधायक के दिवंगत होने के कारण था और उन्हीं के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सिंपैथी की लहर भी होती है। तो समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और अब उनका ठीक कह रहे हैं मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, और जो बातें आपने उठाई ना कि मुलायम सिंह यादव अगर होते आज तो वो जरूर जाते, आखिर अखिलेश ने प्रचार से दूरी क्यों बनाई, इन सब पर हम जवाब लेंगे चंचल जी से। लेकिन उससे पहले नावेद शिको साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत। नावेद जी, अभी बहुत अहम बातें यहाँ पर मनोज जी ने कही कि बसपा का जो वोटिंग परसेंटेज था, जो वोटर था, ये यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहा, क्योंकि 10.37% वोट 2022 में बसपा के प्रत्याशी को मिले थे। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, 48 और 37 यानी 10% का ही मार्जिन था 22 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। और ऐसे में जब उपचुनाव था, अखिलेश यादव भी अगर चाहते तो एक सिंपैथी उनके साथ भी थी। उन्होंने अपने पिता को खोया, मुलायम सिंह यादव नहीं है आज, उनके बिना ये पहला चुनाव था, चुनावी मैदान में जाना चाहिए था, सामना करना चाहिए था, उनके पास भी तो ऐसा क्यों नहीं किया आखिर अखिलेश यादव ने? क्या अखिलेश की चुनाव प्रचार से दूरी ही इस हार की वजह बन गई? क्या कुछ कहेंगे आप? ये बड़ा प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी की हार के बाद ये प्रश्न समाजवादियों के बीच भी बहुत सुगबुगाहट हो रही होगी इस बात की। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 उपचुनाव जब सपा हारी तो बहुत निराशा, चुनाव हारना निराशाजनक माहौल पैदा करता है। लेकिन जिस तरह से पिछली 2 विधानसभा सीटों पर सपा की हार हुई थी, वो गढ़ थे, वो केंद्र थी, वो किले थे समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हार गई थी। उस हार के बाद में समाजवादी पार्टी में खलबली मची थी और चारों तरफ से सवालों की बाढ़ आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि इस हार का कारण सपा मुखिया, सपा अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री। अगर वो विजिट कर लेते, वहां पर जनसभा कर लेते, तो चंद कुछ वोटों से जो हार हुई है वो शायद हार ना होती। ये सवाल उठ रहे थे, समाजवादी खुद ये बात कह रहे थे कि भैया को, हम लोग तो कई चैनल्स में बैठते हैं तो अक्सर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के जो प्रवक्ता होते हैं हम लोग के साथ बातचीत करते हैं। वो ऑन कैमरा अलग बात होती है, लेकिन कैमरे के बाहर भी बहुत व्यक्तिगत बातें होती है। तो वो भी कह रहे थे कि भैया को जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होती जा रही है। अब लड़ाई में कोई भी हमें कमान, कोई भी तीर, कोई भी तरकश में कोई भी अपना जो है तीर बचा के नहीं रखना है। अब हमें मैदान में आ जाना चाहिए। और भैया अगर जाते तो हम ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसके बाद में आपको ये भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया था और सब लोग तारीफ कर रहे थे। जातिगत गठबंधन अखिलेश यादव ने बड़ी कुशलता के साथ बनाया और भाजपा को टक्कर दी, भले ही वो हार गए, लेकिन वो बहुत मजबूत गठबंधन था। उसी पॉइंट को लेकर वो गठबंधन भी टूटा। राजभर जो बहुत मजबूत गठबंधन का घटक दल थे, वो आधार बनाया और उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव को उपचुनाव में जाना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए था, एसी से बाहर आना चाहिए था। तो ये अब फिर
फिर चुनाव हारे और इस चुनाव में भी अखिलेश यादव नहीं निकले। सिंपैथी की बात कही गई, समाजवादी साथी हमारे कह रहे थे कि सिंपैथी वाला वोट था, तो सिंपैथी तो समाजवादी पार्टी के साथ भी थी। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता थे, अगर उनकी बात अखिलेश यादव जी आके दोहराते, उनके सपनों की बात करते, उनकी विचारधाराओं की बात करते, लोगों में जोश पैदा करते, तो सिंपैथी को सिंपैथी कार्ड देती। चुनावी गणित है, युद्ध है ये, यहाँ सारी चीजें जायज होती हैं। कोई भी तीर, कोई भी कमान, कोई भी चीज हम हथियार अपने अंदर छुपा के नहीं रखेंगे, अपने पलंग के अंदर और अपने बेड के अंदर। ट्विटर पर अगर चुनाव लड़े जाएंगे, अगर सिर्फ ट्वीट कर जवाब दिया जाएगा, आरोप भी लगाए जाएंगे और उनका जवाब भी दे दिया जाएगा, तो फिर भला असर तो ऐसा ही देखने को मिलेगा ना, नतीजे ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये एक बात को मानना पड़ेगा, मैं एक बात को दोहराना चाहता हूं कि आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। आने वाला अब लोकसभा ज्यादा समय नहीं है, अगले वर्ष को ही आप चुनावी वर्ष मान लीजिएगा। बिल्कुल, अगला वर्ष ही बेसिकली चुनावी वर्ष है। निकाय चुनाव अब आप ये बताइए, ऐसे में विजय रथ को समाजवाद, देखिए ये बात जो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने कही, बिल्कुल सही बात कही कि अब कौन है मुकाबले में भाजपा के, सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की क्या स्थिति है, बसपा की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तो चुनाव लड़ना भी छोड़ दिया है, इन्होंने तो मैदान भी छोड़ दिया। अकेले भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी वो लोग पसंद करते हैं, वो जन नेता बने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, हिंदुत्व का परचम जो है वो और ज्यादा बुलंद होता चला जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के 3 जुमले हैं हार के बाद के। एक जुमला ये है कि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उस अपने तंत्र का इस्तेमाल करती है और चुनाव जीत जाती है। दूसरा जुमला यह है कि मुझे लगता है अब 3 से ज्यादा अपना लिया समाजवादी पार्टी ने। बहन जी बी टीम है, उनकी मदद कर देती है। मैं अपने सपा के साथी से और समाजवादियों से एक सवाल करना चाहता हूं, आगामी जितने भी चुनाव होंगे उन सारे चुनाव के दौरान बीजेपी तो गवर्नमेंट की होगी, बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। बीजेपी फिर अगर आप कहते हो कि वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करके जीत जाती है तो वो फिर इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल। अगले चुनाव में फिर बहन जी वही करेगी जो आप कह रहे हो। आपके मुताबिक बहन जी ताकत बनेगी भाजपा की। अब आप ये बताइए, तो आप ये साफ साफ कह दो ना कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है उसको हराने वाला कोई नहीं है, अनंत काल तक हम कभी जीत ही नहीं सकते और भाजपा जीतती रहेगी। आप मुझे बताइए। ठीक है नावेद जी, हम जवाब लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंचल जी, मैं भी अपना सवाल जोड़ देती हूँ, उसके बाद आप शिको साहब का भी जवाब दीजिएगा और मेरे सवाल का भी। जब शुरुआत हुई डिबेट की तो मैंने आपसे सवाल किया, आपने सवाल के जवाब में ही शुरुआत किया कि बीएसपी जो है वो टीम बी की तरह काम करती है। अगर 22 के चुनाव के नतीजों पर देखें तो 48.67 बीजेपी के पाले में थे, 37.40 और 10.37 बीएसपी का था। यानी 37% वोटर्स तो आपके साथ पहले से ही थे, आपको सिर्फ 10% वोटर्स को रिझाना था, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया। 37 आपके अपने थे, 10 पर काम कर लेते ना, क्यों अखिलेश जी ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं? सिंपैथी की आपने बात की, सिंपैथी की सुन लीजिए, उसके बाद आप बोले कि मैं पूरा मौका आपको दूंगी। आपने सिंपैथी की बात की, मुझे लगता है अरविंद गिरी कुछ सीटों पर या उस सीट पर अपना दबदबा रखते होंगे, लेकिन मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे, एक ऐसी शख्सियत थे जिनका दबदबा, जिनका रुतबा और जिनके लिए मान सम्मान पूरे प्रदेश में है। अखिलेश यादव चाहते तो वो जाते जमीन पर और बताते कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों नहीं किया? आपने किसने बुलाया? उनसे भी पूछेंगे, कह दे रहे हो? उनसे भी सारी की सारी बातें बीजेपी की तो आप ही बोल दे रही हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं बोल रही हूँ सर, चंचल जी, मैं बीजेपी की बात नहीं बोल रही हूँ। कमरे की आप बात कर रही हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही। पहले आप मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पहले आप मेरा सवाल सुनिए और आप मुझ पर ये आरोप मत लगाइए कि मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। एकदम बीजेपी की बात कर रही हैं आप। देखिए, आपने शुरुआत आरोप से की और आप आरोप पर फिर आकर टिक गए। अब बीजेपी को छोड़कर आपने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं तार्किक बात कर रही हूँ। आपने बिना सुने कुछ एकदम क्या नाम इनके हिसाब से तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आपने बिना सुने जवाब देना शुरू किया। बीजेपी को छोड़कर आपने मुझ पर भी आरोप लगा दिया। सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा, मैंने पहली बार बोला ना। सुनिए, आप मुझे बताइए
हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा नेता है, आप मुझे बताइए ना। मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं और बोलना शुरू कर दिया। एसी कमरे की बात दूसरे व्यक्ति ने कही, हमारे मेहमान ने कही, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने सिंपैथी की बात कही, इसलिए मैं कह रही हूँ अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, मुलायम सिंह जी नहीं है, क्यों नहीं गए? सवाल जो पूछे मैं यही मेरा सवाल है। आप सुनिए, अगर आरोप लगाने से बाहर आएंगे तो आपको समझ आएगा मेरा सवाल। आरोप लगाने की आपको समझ आएगा मेरा सवाल। मैं यही सवाल कर रही हूँ कि अखिलेश जी क्यों प्रचार करने नहीं गए, क्यों नहीं गए आखिर? देखिए, ये चीज आप डिसाइड नहीं करोगे, ये चीज आप डिसाइड नहीं करोगे। हर पार्टी का अपना एक जो है सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत पार्टी काम करती है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले हमारे जो कृष्णमोहन पांडे साहब बता रहे थे कि 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे 70 साल में भाई साहब आपकी भी सरकारें रही हैं, इसी उत्तर प्रदेश में भी सरकारें रही हैं, सेंटर में भी आप रहे हो, वो भी सर आप उस कार्यकाल को भी आप बता देते हो। मोदी जी की अंधभक्ति के चक्कर में आपने सारी की सारी चीजें पार कर जाते हो आप। भाई 70 साल में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं, आपको ध्यान होगा। इसके पहले जो है आपके उत्तर प्रदेश में जो स्वर्गीय कल्याण सिंह भी रहे हैं, बहुत सारे कई बीजेपी की शासन रहा है, राजनाथ सिंह भी रहे। सारी की सारी चीजें आपने बता दी कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप दूसरी बात आज के टाइम में जो है आम जनमानस के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आप हंगर जो इंडेक्स है उसको उठा के आंकड़ा देख लीजिए, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं पूरे देश में। उसके अलावा एक आप डेवलपमेंट की बात की, इसी लखनऊ के अंदर डेंगू से लोग जो है इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं लोगों को। आप यहां पे बैठ करके टीवी पे बता रहे हैं कि जो है पूरा सारा का सारा राम राज्य है। अरे भाई, कम से कम पांडे जी, मैं जानता हूं आपको, बड़े करीब से जानता हूं, और आपके आसपास से कई सारे लोगों को मैं बेड दिलवाता हूं। आज के टाइम में बीजेपी के नेताओं की जो है मैं बता दूं कि अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा सकते। आप यहाँ टीवी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लें, अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में सुन लीजिए गरिमा जी, मैं जानता हूं आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझे पता है बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा आपको खराब लग जाएगा। अरे मुझे क्यों खराब लगेगा? लग रहा है आपको? मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, मुझे आपकी कोई बात खराब नहीं लगी। नहीं, आप मुझे रोकिए नहीं, मैं आपको नहीं रोक रही हूं, लेकिन आप जनरलाइज बातें करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी। आपने आरोप बीजेपी पर लगाने जितने लगाइए, मुझ पर आप आरोप मत लगाइए। मुझे मत बताइए कि मुझे आपसे कौन सा सवाल करना है। मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, आप क्यों मुझे रोक रही हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आपने अभी खुद भी कहा कि आपने कृष्णकांत जी को क्यों बुलाया है, मैं आपको उनसे ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बाकी उसके आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपने कर दिए? बेचारे क्या बोलेंगे? पांडे जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? आरोप लगाने से बाहर आइए सर, आरोप लगाने से बाहर आ जाइए। बात कर दी आपने, सारी बात आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने 2 वजह बता दी होती तो लगाते रहिए। सुन लीजिए, 2 वजह बता दी होती कि आपकी हार क्यों हुई। संगठन है, सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का संगठन है, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लगा करके मेहनत करता है। जहां तक एक सीट से आप नहीं ले सकते हो, आपको याद होगा आपके पहले सुन लीजिए, फिर आप कहेंगे, आप पूरी बात तो सुनेंगे, आप फिर कहेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे आप। मैं आपको याद होगा, आपको बताता हूं, फूलपुर और गोरखपुर का भी चुनाव हुआ था, वहां पे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए थे, वहां भी चुनाव लोग जीतने का काम किए थे। तो ये नहीं है केवल 1-2 सीट डिसाइड कर देंगे क्या आगे होने वाला है। ठीक है, आपको अभी 2024 का चुनाव आएगा, अभी नगर निगम चुनाव आएंगे, आप देखिएगा। आज के टाइम में जनता ये इनसे सवाल कर रही है ना कि आपने जो वादा करके आप आए थे 100 स्मार्ट शहर, आपके कहां गए? आपकी आप कोई एक आदर्श ग्राम योजना का नाम, कोई नाम बता दो। कोई आप बीजेपी के नेता हमारे पांडे जी बैठे हैं, एक भी आदर्श ग्राम का नाम बता देंगे। एक भी किसी 100 स्मार्ट शहरों में, इसी लखनऊ के अंदर कोई ऐसा रोड बताओ जहां गड्ढे ना हो। पांडे जी जहां रहते हैं उनके अगल बगल गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं पड़ा सकती है। और मैं आपको बता दूं गरिमा जी, और एक सवाल नहीं है, आज के टाइम में अगर आप देखें महंगाई इतनी चरम पे है, और जो है आज के टाइम में शिक्षा, अब सोचिए जो बेचारे जो है सामान्य परिवार के बच्चे, प्राइवेट स्कूल में इतनी लूट है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था एकदम बद से बदतर हो गई है। आप सोचिए, मैं अभी बताऊं, अभी सीयूटी का एग्जाम हुआ है, आप सोचिए सरकार की प्रायोरिटी क्या है। आप सोचिए जो बच्चों का 3 महीने 4 महीने सेमेस्टर लेट हो गया है, बेचारे कैसे पढ़ाई करेंगे? ठीक है, ठीक है, इनके तो भाई बड़े बड़े लोगों के बच्चे बड़ी प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। अगर आप बोल चुके हो, आपका जवाब पूरा हो जाए, मैं तभी आपको टोकूंगी, क्योंकि आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, नावेद सिकोर साहब का जवाब दे दूं मैं। इन्होंने जुमलेबाजी की बात की कि सपा की जुमलेबाजी 3 है। ठीक है, आप सपा की चिंता करना छोड़ दीजिए सर। मैं आपको बता दूं, सुनिए, समाजवादी पार्टी में एक चुनाव से कोई डिसाइड नहीं होने वाला है, उपचुनाव से। अभी देखिए आने वाले समय में आप देखेंगे, और जिस तरीके से आप बताओ, आप मुझे बताइए नावेद साहब कि ऐसा कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक गांव, मतलब एक जिले में, एक मोहल्ले में, एक कस्बे में साइकिल ना चलाई हो? आप मुझे बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साइकिल चलाई है? आपको अभी देखिए रथ यात्रा निकली थी, एक ऐसा कौन सा नेता आप मुझे बता दीजिए जो लमसम 18 से 19 घंटे लगातार रोड पे रहा हो?
हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा नावेद भाई। अखिलेश और यादव सुनिए, जी, आप एक कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। मुझे आप 15 उसके बारे में मिनट का कुछ सेकंड, कहेंगे? 15 जो सेकंड का लोकतंत्र और समय दे संवैधानिक दीजिए, मैं संस्थाओं आपकी की बात हत्या हो रही है करने लगातार, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए अगर वरिष्ठ पत्रकार आप हैं तो। मेरे आपको समाजवादी इस बात को साथी भी जो बात हैं, जिक्र मुझे करना 15 चाहिए। सेकंड का आज पूरे जवाब देश में मुझे- एक बात की चर्चा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से एक जो है क्या नाम है एक नेता को फोन करके धमकी दे रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने कोई बात कही? चंचल जी, अब एक सुन मिनट, लेते मुझे हैं, अब सुन 15 लेते हैं, सेकंड का अब समय आपने गरिमा दीजिए, सवाल दे इसके दीजिए। बारे में जवाब चर्चा सुन करिए, लीजिए। किस तरीके से चंचल संवैधानिक जी, संस्थाओं की चंचल हत्या हो जी, रही है, चंचल क्या जी, उसके बारे में अभी चर्चा आपने- करेंगे अभी आप? आपने क्या कहा, मैं डिसाइड नहीं करूंगी आपके अखिलेश यादव जी प्रचार करते हैं कि नहीं जाते हैं, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो इस तरह आप भी नहीं डिसाइड जी। करेंगे ना कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। गोला पर बिल्कुल। चर्चा हो रही है, आपने सिर्फ जनरलाइज बातें कर दी। मैं सामान्य पूरे बात कर रहा जवाब हूं। में एक जनरल अभी बात जब की, आपने गोला पर जब- आपसे कुछ नहीं कहा देखिए, गया। गोला मैंने की गोला हार के पर बारे कुछ में कहिए मैंने ना। स्टार्टिंग बताया अभी पूरी कुछ बात है। गोला की हार पर कहिए ना, बस वही मैंने आप बोला आपने आपको आज दोहरा दिए, गोला कुछ भी के नहीं बारे बोला। देखिए, मैं सीधी सी बात है, जब कोई बात बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जी। जो एकदम सरेआम उनको जो है कि नहीं यहाँ बात नहीं हो रही वहां बात नहीं हो रही। अरे आप बात सुनिए, अभी हमारे पांडे साहब कह रहे 70 साल की बात कर रहे हैं, आपने उनको रोका। आप 70 साल की बात कर रहे हैं, उनको आपने रोका। चंचल जी प्लीज, वो कुछ ऐसे चैनल्स होते होंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, इस तरह की कोई बात नहीं होती, और हमें कम से कम आपके सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं समझ बिल्कुल सकता हूं। वही बात उठा रहे हैं जो सामने आया। आपकी सर्टिफिकेट जनता ने देने वाले आपको लोग नहीं हार हैं, का जनता मुंह दिखाया सर्टिफिकेट देती है। है। आपकी जनता ने आपको हार का मुंह दिखाया है। बिल्कुल मत निकलिए, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप निकलिए, ठीक है? आप बैठिए और देखिए कि आपकी पार्टी कहां जा रही है। आपकी पार्टी को लेकर अभी राजनीतिक विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि आप ही की एकमात्र पार्टी है जो ये डिसाइड कर सकती है, बीजेपी का सामना कर सकती है, लड़ सकती है। एकदम सामना हम लोग करेंगे, करेंगे भी। आप देखेंगे, सुनिए, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश से लेकर के इनको खदेड़ा है, आप याद करिए। और ये 5 चुनाव, गरिमा जी 30 सेकंड दे दीजिए। अगर आपको याद होगा 2002 के बाद बीजेपी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आप प्लीज आरोप मत लगाइएगा। चंचल जी 2002 प्लीज, के बाद से 5 चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई है। चंचल जी अभी भी आपको यहाँ आपको पर रोकना बोलिए। चाहूंगी, आपकी बात हम आगे सुनेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोला उपचुनाव के नतीजों पर, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी की एक बड़े मार्जिन के साथ में जीत हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इसी खास चर्चा पर हमारे साथ में कई खास मेहमान भी बने हुए हैं। चंचल जी से हम बात कर रहे थे। चंचल जी देखिए, ब्रेक के पहले भी मैंने आपको ही लिया, आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले अभिषेक मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, गोला में ही मौजूद हैं और लगातार इंडिया न्यूज पर महा कवरेज नतीजों पर भी जारी है। हमने चुनाव से लेकर अब तक हर एक खबर दिखाई। अभिषेक, जीत हो चुकी है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब तो जश्न भी खूब मनाया जा चुका है। फिलहाल की ताजा अपडेट क्या है आपके पास, क्या कुछ जानकारी और है आपके पास? जाहिर सी बात है, जिस तरह से अमन गिरी की एक बड़ी जीत हुई है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। और इस समय की अगर हम बात करें तो जो नए विधायक हैं हमारे, यानी कि अमन गिरी इस समय तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गोला के अंदर देखने को मिली है वो एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके पिता अरविंद गिरी जो है, जिनके लिए ये निकाय चुनाव हुआ था, उनकी मृत्यु के बाद ये निकाय चुनाव जो हुआ था उसमें एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, तकरीबन 33,000। उसमें एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, तकरीबन 33,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। यानी कि 33,000 से उन्होंने अपने साथी प्रतिद्वंदी जो विनय तिवारी थे उनको हराया है। एक बड़ी जीत के तौर पर इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इनकी एक आम छवि बनी हुई है, उन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो सभी लोग उनको सराह रहे हैं। किसी जाति धर्म विशेष संप्रदाय का कोई मोह नहीं है और सब लोग जिस तरह से कहते हैं कि सभी जात संप्रदाय को लेकर ये लोग चलने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि अमन गिरी की एक बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत यहां पर देखने को मिली है। हर कोई यहां पर खुश है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो या फिर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हो या फिर ना रखता हो, वो सभी लोग जिस तरह से यहां पर जीत का जश्न मना रहे हैं वो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको यह भी बताता चलूं कि इनका राजनीति में आने का कोई मन नहीं था और बाकायदा उनके पिताजी ने एक बार काफी ज्यादा इनको डपट दिया था क्योंकि वो कैनवेसिंग पे चले गए थे। और आपको यह भी बताता चलूं कि जुडिशियरी सर्विस की वो लगातार तैयारी कर रहे थे, वो जज बनना चाहते थे, जुडिशियरी में जाना
चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके जब अचानक उनके पिता का देहांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने ठान लिया, क्योंकि वो घर के बड़े थे और पुत्रों में एक थे, और इस वजह से उन लोगों ने ठान लिया कि अब अमन गिरी ही हमारे नेता होंगे और गोला विधानसभा से अगर कोई जीत सकता है तो वो अमन गिरी ही जीत सकते हैं। और यही वजह थी कि अमन गिरी को यहां से टिकट दिया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे जितने बड़े नेता हों वो सभी लोग आकर यहां पर कन्वेंसिंग करते हैं और अमन गिरी की एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाती है। जी बिल्कुल, तो देखिए रिकॉर्ड जीत तो हो चुकी है, लेकिन क्योंकि देखिए अभिषेक आपने शुरुआत से ही यहाँ पर चीज़ों को कवर किया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में डिबेट में जुड़े हुए चंचल जी, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तो बहुत तरह के हथगंडे बीजेपी ने अपना लिए, इसी के चलते उनकी जीत नहीं हो पाई। आप वहाँ पर हैं, आपने जमीनी स्तर पर सभी चीज़ों को देखा है, समझा है, हमने अपने दर्शकों को भी हर एक खबर दिखाई है इस उपचुनाव से जुड़ी, कहीं पर भी आपको लगा कि इस तरह की कोई तस्वीर नजर आई है? नहीं चंचल जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन क्योंकि अभिषेक धरातल पर है, अभिषेक ने सभी चीजें पहुंचाई, मैं अभिषेक से इस बात को जानना चाहूंगी। अभिषेक, और देखिए बिल्कुल जिस तरह से तमाम समर्थक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके, और हम उन्हीं लोगों की तरफ रुख करेंगे किस तरह से देखिए बउआ एकदम भगवा बने हुए हैं और एकदम भगवा कलर से एकदम पुते हुए हैं, और इनका कहना है कि जिस तरह से अरविंद गिरी की जीत हुई है एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई है, ढोल और नताशे हर तरफ बज रहे हैं, लगातार इस बात की खुशी जाहिर की जा रही है कि अमन गिरी जिस तरह से जीते हैं एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से ये जीत हुई है उसके लिहाज से अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे विनय तिवारी, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि यहाँ पर सरकार चुनाव लड़ रही थी, अमन गिरी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यानी कि आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब कोई कैंडिडेट हार का सामना करता है तो वो निश्चित रूप से तमाम अनर्गल विलाप करता है, और यही विलाप यहाँ पर देखने को मिला था। और उन्हीं सारी चीजों के बीच में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो कार्यालय है, यहाँ का जो केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और सभी लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जिस तरह से ये जीत हुई है वो एक ऐतिहासिक जीत हुई है। किस तरह से इस जीत को लेते हैं और कितना खुश हैं आप अमन गिरी की जीत को लेकर? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे आप इस खुशी को लेकर? बहुत खुशी है हमारी बीजेपी स्टार प्रचारक अमन गिरी को, विधायक जी को बधाई दे रहे हैं हम लोग, बधाई के पात्र हैं हम लोगों के। बहुत यहाँ पर जिस तरह से बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी हुई है, हर धर्म से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि अरविंद गिरी किसी एक व्यक्ति के नेता नहीं थे, एक जात के नेता थे नहीं थे, एक संप्रदाय के नेता नहीं थे, या किसी व्यक्ति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि वो पूरी जनता के नेता थे। और यही सारी चीजों को आगे बढ़ाना है अमन गिरी को। कि अमन गिरी ने, जिस समय हमने इंडिया न्यूज से अमन गिरी ने हमसे बात की तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था, ये जीत उनके पिता को समर्पित है, ये जीत तमाम जनता को समर्पित है, जिन्होंने आज उन्हें इस लायक बनाया कि आज वो गोला विधानसभा से विधायक के तौर पर जाने जाएंगे, तो सिर्फ उसी जनता की वजह से जिसके लिए उन्होंने लगातार काम किया है, उनके पिता ने काम किया है। अब कोशिश उनकी है कि जो तमाम बचे हुए काम उनके पिताजी के थे उन्हीं सारी चीजों को वो आगे लेकर ले चलेंगे और एक मिसाल के तौर पर देखेंगे कि जिस तरह से उनको रिकॉर्ड जीत आज जनता ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी हार स्वीकार की थी, लेकिन साथ ही साथ सरकार पर बड़ा हमला बोलने से वो नहीं चूके। उन्होंने कहा कि हमारे आदमियों को उठाया गया। क्या अभी और समाजवादियों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस हार के बाद? अभिषेक, तो अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक जहां पर मौजूद हैं वहां पर जीत का जश्न बीजेपी के समर्थक मना रहे हैं और बीजेपी के समर्थकों में आज काफी खुशी की लहर है। अभिषेक, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? कैसे? तो अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो भगवा रंग है आज नजर आ रहा है, बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। गोला गोकरणनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई। चंचल जी आपसे चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है आपने कहा कि वक्त नहीं दे रहे, हम आपकी सुन नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल भी मैंने आपसे ही किए और सबसे ज्यादा सुनी भी आपकी। कृष्णकांत जी को भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। मेरे पास भी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। कृष्णमोहन जी, माफ कीजिएगा, कृष्णमोहन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कृष्णमोहन जी, देखिए चंचल यादव जी की हार हो गई। जब उनके प्रत्याशी की बाइट भी सामने आई तो उन्होंने एक तरफ कहा कि हम जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार पर सवालों से वो नहीं चूके, सरकार पर आरोपों से वो नहीं चूके। उन्होंने कह दिया कि हमारे आदमियों तक को उठा दिया गया और जो यादव अधिकारी थे उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया, जबरन छुट्टी पर भेजा गया। देखिए, हर बार कोई ना कोई आरोप लगाते हैं, आप लोग भी कुछ खुलकर क्यों नहीं करते ऐसा, ताकि आपको भी इन आरोपों से मुक्ति मिल जाए? क्यों आखिर बीजेपी हमेशा इन आरोपों को सुनती रहती है? कुछ ऐसा करिए ना कि आखिर बार बार इनको मौका ना मिले अपनी हार पर इस तरह के रेडीमेड बहाने देने का।
गरिमा जी, मैं तो पहली बार यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हार हमारे मित्र चंचल जी की नहीं है। ये हार जो है समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी विचारधारा की है, उन लोगों की है। ये हार उन लोगों की है जो उत्तर प्रदेश को लूटते रहे, खसोटते रहे, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ाते रहे, उत्तर प्रदेश में आतंकियों का साथ देने वाले लोगों की हार है, और ये उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने वालों की हार है। ये जीत उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहने वालों की है। पहली बात, हमारे मित्र ने कहा कि हमारे पर विशेष आरोप लगाया कि आप ऐसे नेता हैं, टीवी चैनल बैठकर आप एक सड़क नहीं बनवा दे सकते हैं। ठीक बात है, हम सड़क बनवाने के लिए नहीं है। हमारी सड़क बनवाने के लिए देश में, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके आला अधिकारी हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे और वो सड़कें बनवाएंगे। सड़क बनवाने का काम किसी प्रवक्ता, किसी नेता का नहीं है, वो संबंधित अधिकारी का है, संबंधित विभाग का है। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि बेड नहीं दिलवा सकते हैं। हाँ, नहीं दिलवा सकते, क्योंकि हमारे बेड दिलवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को अपने बेड दिलाने का काम सीएमओ है और अन्य लोग हैं। यदि कोई समस्या होती है तो संबंधित अधिकारी से बात करते हैं और दिलवाते हैं, उनको उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, बेड दिलवाने के नाम पे वसूली करने का काम जो अन्य दलों के लोग करते हैं, नाम ले लेना चाहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करता है। अब आते हैं मित्र के बात पर। इन्होंने कहा कि हमारे सारे मिशनरीज का प्रयोग कर दिया। तो यदि मैं सारे मिशनरीज का भारतीय जनता प्रयोग करती तो 89,000 आप वोट नहीं पाते साहब। ये वोट देने उत्तर वहां के गोला गोकड़ की जनता जाती है। उस जनता ने तय किया है कि 89,000 वोट पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 32,000 जीतेगा। तो वहां की जनता ने वोट किया है और वहां की जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, हारेगा। आप फैब्रिकेट कर सकते हैं, आप चीजों को, अपनी हार को स्वीकार न करते हुए आप अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं कि प्रशासन काम है। ये उत्तर प्रदेश और देश संविधान से चलता है। संविधान की एक व्यवस्था है, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग देखते, चुनाव आयोग ठीक है। लेकिन कृष्णमोहन जी, वो तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा देते हैं ना। जब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए जाए बार बार, तो फिर इसके ऊपर कुछ बचता नहीं। गवर्नमेंट बीजेपी की है, चुनाव आयोग भी सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर तो मुझे लगता है कुछ बचता ही नहीं है। चंचल जी आपके पास आएंगे, जवाब देंगे। चंचल जी और मेहमान है, उनको भी जोड़ लीजिए चर्चा में। पहली चीज सुन लीजिए, जो जब आपने जो बात कही है तो कहते हैं संविधान की जीत है, ये एक विचारधारा की जीत है। परंतु जब हारते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं ये चुनाव आयोग पर। जवाब ठीक है कृष्णमोहन जी, जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से। सबसे पहली बात तो आपने बात कही कि जो है यहाँ पर जो आपने ये बताया कि जो है भाई हम लोग चुनाव हार रहे हैं। आप भी 2002 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, उसके अलावा 2012 हारे। आप भी 4-5 चुनाव लगातार हारे हैं। तो ये घमंड मत करिए, समय सबका आता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बात है आज के टाइम में अस्पतालों में, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पांडे साहब। भारतीय जनता अपने कर पर, अपने पांडे साहब सुन लीजिए ना पूरी बात, सुनिए तो सही पूरी बात, बेहतर सुन लीजिए। जहां तक इस चुनाव का है, मैं गरिमा जी का जवाब दे दूं, जहां तक कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखते हैं। और आपसे बड़े, सुन लीजिए, आप लोगों, आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष काम कर रही हैं। अगर निष्पक्ष काम कर रही हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, वो ढह गया कई जगहों पे। क्या उस पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस कब पहुंचेगी? आप मुझे बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंदर पूरा रोड बैठ गई, कई लोग मर गए, उसके ऊपर कब पहुंचेगी आपकी सीबीआई, ईडी? आप मुझे बताइए कब पहुंचेगी? ठीक है। और दूसरी बात सुन लीजिए, अनेक ऐसी बातें हैं, सुन लीजिए। और आप जवाब एक भी मैंने आपका सवाल किया था, सुनिए मैम, मैंने आपके आदर्श ग्राम योजना का एक नाम बता दीजिए गाँव का। ठीक है ना चंचल जी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। चंचल जी प्लीज, और भी मेहमान है, उनकी भी राय सुनिए। और भी मेहमान है, चंचल जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं पूरा वक्त दूंगी, मैंने आपको पहले भी दिया, आप इससे नहीं मुकर सकते। नावेद शिको साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी सुन लेते, उनकी राय जान लेते। नावेद साहब, अभी देखा आपने सपा आरोप पर अभी भी टिकी हुई है। वो कह रही है कि देखिए संवैधानिक जो लोग हैं वो भी अगर सही से काम नहीं करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो ऐसा भला कैसे होगा। नावेद शिको साहब का फोन ड्रॉप हो गया है, जब वो जुड़ते हैं तो उनसे सवाल करते हैं। पैच नहीं हूं बहुत देर से। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है डॉक्टर मनोज पांडे, उनको जोड़ लेते हैं। मनोज जी, अभी आपने शुरुआत में ही बड़ी बात कहा और समाजवादी पार्टी के पक्ष की मुझे लगता है कहा कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सामने खड़ी है बीजेपी के, और फिर ये तो खुद भी दावा करते हैं कि हम 24 में बीजेपी को टक्कर देंगे। ये तो महागठबंधन बनाने की तैयारी में है, अलग अलग प्रदेशों के बड़े नेताओं के साथ जुड़ जाते हैं, निकाय चुनाव में भी कहते हैं कि हम जीत कर दिखाएंगे। और अब
किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनको लगता है कि हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव प्रचार करने जाते कि नहीं जाते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम और आप नहीं डिसाइड करेंगे, इनकी पार्टी का अंदर का मुद्दा है। लेकिन जब हार होती है तब सिर्फ एक बहाना क्यों मारते हैं? आपको भी लगता है क्या कि एक बार दोबारा से सोचना चाहिए समाजवादी पार्टी को, नई रणनीति के साथ आना चाहिए? क्योंकि सिंपैथी की बात इन्होंने कह डाली, सिंपैथी लीजिए ना आप भी। आप हर मौका चूक जाते हैं और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। कहां कमी रह जा रही है समाजवादी पार्टी में जो वो हमेशा पीछे होती जा रही है? देखिए, आपने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात की, मैंने पक्ष विपक्ष किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में बात नहीं की। हमने जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर हमने बताया कि वर्तमान परिदृश्य पे हमने बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा, कांग्रेस का तो अब कोई बहुत बड़ा विकल्प, अब कांग्रेस तो उसे मान लीजिए कि वो अब सामान्य एक राजनीतिक दल है, अब राष्ट्रीय दल के नाम पर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो एक सामान्य राजनीतिक दल के रूप में है। बसपा को देखिए, बसपा को अगर आप देखें, उपचुनाव है या चुनाव है तो भाई समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बसपा बी टीम का काम कर रही है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि राजनीति में ए टीम, बी टीम, सी टीम तो चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। हार को हार की तरह स्वीकार करने में बहुत देर नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्ममंथन, आत्मोलोकन और आत्मचिंतन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर लगातार, भाई देखिए ठीक है 2002, 5, 7 गिना रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, अच्छी बात है, और लेकिन राजनीतिक रूप से अगर दूसरा कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ रहा है और उससे मुख्य मुकाबला है तो निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करना चाहिए। यहाँ देखिए, अखिलेश जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। यहाँ तो हम लोग एक विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, एक अपने विचार रख रहे हैं कि शायद अगर अखिलेश जी गए होते तो नेताजी के नाम की सिंपैथी होती। ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अब रही बात कि अगर हम लोग देखें, देखिए चुनावों में अगर आप देखें तो पंचायत का चुनाव हुआ था, पिछली सरकार, तो सरकार नहीं बन गई, 22 में इलेक्शन हो गया, तो उससे पहले पंचायत के चुनाव में बहुत सारे ग्राम प्रधान, बड़ी तेज लहर थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर थी, और पंचायत में समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव बहुत जीते थे। और समाजवादी पार्टी ग्रामीण परिदृश्य पृष्ठभूमि की पार्टी है, शहरी पार्टी भी है, शहर में भी वोट मिलता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अधिक मिलता है। फिर भी जब 2022 का चुनाव आया तो ये खुले मन से और खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि उतना होते हुए भी राजनीतिक रूप से अगर वो चीजें नहीं संभल पाई तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से, अगर आप देखें, फिर हम आपको बता दें, नेताजी जिस समय आए थे, नेताजी को इतना जन समर्थन नहीं था। नेताजी ने एक बहुत उर्वरा, एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी को दिया है। नेताजी ने दिया है, हम ये नहीं कहते। और भारतीय देखिए, दो ही पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन स्ट्रेटजी की कमी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी है, इसी के चलते और अगर ऐसे चलता रहा तो निकायों के चुनाव हो रहे हैं तो निकायों के चुनाव में भी ये दिक्कतें आएंगी। आपके कार्यकर्ता रहेंगे, आपको वोट मिलेगा। नावेश शिको साहब है, उनको भी जोड़ लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं हमारे साथ में। वो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। नावेश जी देखिए, आने वाले वक्त में बहुत बड़ी सीटों पर उपचुनाव और होने हैं। गोला का नतीजा तो आ गया, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर में ये जो उपचुनाव होना है, ये दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। अब जब गोला में इन्होंने एक बहुत बड़ा अपनी जो भी बात कही, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, मैनपुरी और रामपुर में आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बूम कहीं दिखा पाएगी, बूस्टअप हो पाएगी? क्योंकि पहले ही कई सारे चुनावों में मिली हार के चलते जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो थोड़ा सा जोशीले नजर नहीं आते, क्योंकि लगातार हार किसी भी समर्थक को थोड़ा सा पीछे कर सकती है। ऐसे में ये चुनाव बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता समाजवादी पार्टी को। अब जब हार हो गई, आपको लग रहा है कि इसका भी असर होगा? इस हार का साइकोलॉजिकली असर पड़ेगा क्या मैनपुरी और रामपुर में? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा दबाव होगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने अगर परिवार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाया, जिस तरीके से लगातार होता रहा है कि इनके परिवार में, यादव परिवार में बिखराव होता रहा, अगर सामंजस्य नहीं बैठा पाए तो मुझे लगता है कि यहाँ भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जो बहुत घातक होगा। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी समय कम है, अब
तो बहुत जल्दी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना है क्योंकि डिस्कनेक्ट में हो गया था। एक चीज महत्वपूर्ण है जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हमारे मित्र जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बातों का कुछ जवाब देना चाहता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कम समय में। एक चीज तो ये कि सवाल उठाएंगे, समाजवादी पार्टी जनता के बीच की एक राजनीतिक लोकतांत्रिक देश और प्रदेश में एक दल है और इसके बारे में सवाल वो जनता उठाएगी जो जनता वोट देती है या नहीं देती है, या उनको पक्ष में या विपक्ष में बैठाती है, ये उसका हक है। और दूसरी बात ये कि पत्रकार या कोई विशेषज्ञ जब आपके साथ मुखातिब होता है तो वो अपने मन की बात नहीं कर रहा होता है, जनता की जो सुगबुगाहट होती है, जो आपके वोटों का सवाल होता है वो उठा के सामने रखता है। और ये सवाल जरूर उठेंगे कि जब इतने संकट पे समाजवादी पार्टी, जब सामने इतनी शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तब आप लड़ाई में आपका कमांडर, आपका सेनापति क्यों गायब हो जाता है, ये सवाल उठेगा और हमेशा उठेगा। ये किसी के घर की या इंटरनल बात नहीं है। दूसरी बात की हमारे साथी ने जो सवाल उठाया कि सरकार के ऊपर सवाल, हाँ जरूर उठाएंगे। सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, योगी सरकार में भी कमियां हैं, महंगाई है, परेशानी है, ये उठता है विषय और इस चैनल पर भी उठता हूं। मैं भी इस चैनल के पैनल पे सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पर बोल चुका हूं और उठते रहते हैं ये सवाल, बेरोजगारी हो चाहे कुछ हो। तीसरी बात ये कि आपको ये बहाना अब नहीं चलेगा, बार बार एक चीज कब तक ये सुनते रहेंगे। मैं वो बात दोहरा रहा हूं कि ये देखिए इसी बीजेपी सरकार में तो लोकसभा चुनाव भी होगा, निकाय चुनाव भी होगा और इसी उत्तर प्रदेश में बहन भी होगी। तो क्या आप हमेशा हारते रहेंगे? आप इस सवाल के पीछे नहीं भाग, इसको आप बच नहीं सकते। इस तरह के सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल नावेश जी, बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नावेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सवाल उठाना हमारा काम है और हम उठाएंगे। और हम क्योंकि यहाँ के वोटर हैं इसलिए हम भी कहेंगे कि आखिर हमारा नेता जमीन पर आकर हमसे बात क्यों नहीं करता, हमसे क्यों नहीं जुड़ता। चंचल यादव जी हैं। चंचल जी महज 2 लाइनों में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है, क्लोजिंग का टाइम है। चंचल जी मैनपुरी और रामपुर पर कुछ कहेंगे या अभी से बहाना तैयार कर लिया है? बस 2 लाइनों में जवाब, समय बहुत कम है। मैंने आपको बताया, अगर आप देखें आज जो उपचुनाव हुए हैं पूरे देश में, अगर देखें बिहार के अंदर जो है एक दिवंगत नेता की जो है वहां पे भी जो सीट जो है तो लमसम अगर आप पूरा सारे अगर आकलन करेंगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी कि जो जहां पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, जिसकी दिवंगत मतलब जो है हुए थे, उनके परिवार का ही कोई प्रत्याशी लड़ा और जीता है। आप बिहार में देख लीजिए, गोपालगंज की सीट हो चाहे आपकी, मैंने मैनपुरी रामपुर पर आपसे जवाब दिया। मैंने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी जीतेंगी। और जो कमियां थी हमारी, सुनिए, जो हमारी कमियां थी गोला में, हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले बोल दिया था, आप लोग बार बार कह रहे हो ये कि जो आत्ममंथन आंदोलन हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है, आप सोचिए ग्राउंड लेवल से लेकर के जो है बड़े लेवल तक हमारे पास कार्यकर्ता हैं। अगर आप देखिए प्रधान, बीडीसी सदस्य लेके सारे सारे। मैं एक बात यहां जोड़ना चाहता हूं, 1 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड में मैं बताऊं कि मैं गोला गोकर्ण में मैं कैंपेनिंग में गया था। बहुत सारे ऐसे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, जो बेचारे स्कूल के मैनेजर थे, जो सपा से जुड़े हुए लोग थे, वो चाहे किसी जाति के लोग हों, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। चुनाव जीतने के लिए सरकार, मैंने बताया कि चुनाव प्रत्याशी ने लड़ रहा था, ये चुनाव सरकार लड़ रही थी। और जो है आपके प्रत्याशी ने भी यही बात कही कि चुनाव सरकार लड़ रही थी, लेकिन आपको जमीन पर उतरना चाहिए था, आपके नेताओं को जाना चाहिए था ताकि आपकी पार्टी को जीत मिल सके। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो गोला अब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी की 34,000 से ज्यादा मतों से जीत हुई और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस हार का जो नतीजा सामने आया, जो असर होगा वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है और साथ ही 24 का भी चुनाव है और इन सारे चुनावों पर ये कितना असर डालेगा नतीजा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही, बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।